नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारी पिछली क्लास देखी तो हम बात कर रहे थे राजस्थान जियोग्राफी के बारे में, जिसमें हमने अब तक के सिलेबस में हमने पढ़ा राजस्थान का स्थिति और विस्तार पढ़ा, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ा, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, राजस्थान के नए संभाग जो बने हैं वो कौन कौन से हैं, राजस्थान के नए जिले जो बने हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से जिलों की स्थिति है, किस प्रकार से उनका विस्तार है, हमने वो सब देखा। हमने देखा राजस्थान कौन से देश के साथ सीमा बनाता है, कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वो भी हमने देखा। हमने देखा राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के आज जो वर्तमान में हम राजस्थान देख रहे हैं किस प्रकार से वो बना, हमने वो भी देखा। हमने पिछली क्लास में देखा राजस्थान के लिए राजस्थान नाम किस प्रकार से पड़ा, हमने वो सारी डिटेल उन क्लासों में चर्चा की। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर के प्ले लिस्ट राजस्थान जियोग्राफी बाई उमेश लाडूना में आप उन सभी को देख सकते हैं। सारी की सारी सीरीज वाइज उसमें अपलोड है, तो आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। आज के सेशन को शुरू करेंगे हम अपनी पिछली क्लास के सेशन को आगे बढ़ाते हुए। पिछली क्लास में हमने चर्चा की राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने राजस्थान के सामान्य वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ा। आज हम देखेंगे उसके बाद जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, हमने राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश के हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करना प्रारंभ की थी, जिसको हमने दो भागों में बांटा था, शुष्क प्रदेश एवं अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को भी हमने आगे दो भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम कल अपनी लास्ट जो चर्चा थी वो बालू का स्तूपों पे चल रही थी। हम बात कर रहे थे बालू का स्तूप क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं। तो रेत के बड़े बड़े टीले जो राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिस राजस्थान की इमेज हमारे दिमाग में बनती है, जिस राजस्थान को हम अपने जहन में देखते हैं, हम जिस प्रकार से उसको देखते हैं, हम जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है कि रेत के बड़े बड़े टीले होंगे। वो रेत के बड़े बड़े टीले हम इधर देखते हैं, जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। हम उन बालू का स्तूपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम आगे आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे बालू का स्तूप और कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। इन रेत के बड़े बड़े टीलों को आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। रेगिस्तान मार्च के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बालू का स्तूपों के बनने में इस रेगिस्तान मार्च का या मरुस्थलीकरण का बहुत योगदान रहता है। के बारे में रेगिस्तान का मार्च क्या होता है, रेगिस्तान का मार्च, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये मार्च है जो मार्च का महीना नहीं है, ये मार्च है आगे बढ़ना। ये मार्च क्या है, आगे बढ़ना है। मार्च का मतलब होता है कंटिन्यूअस, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। जिस प्रकार आपने एक नाम सुना होगा कैंडल मार्च, जैसे हाथ में कैंडल लेके लोग आगे बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार से ये मार्च है कैंडल का, रेगिस्तान का मार्च है, जो रेगिस्तान का हमेशा क्या होता है, आगे बढ़ता रहना होता है। इस मार्च का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, या इसी को ही मरुस्थलीकरण भी कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण या रेत के टीलों का आगे बढ़ना, रेत के टीलों का हवा के द्वारा आगे बढ़ना। यह जो बढ़ता है इसका एक टाइम पीरियड होता है, पूरे साल में ये लगभग पूरे साल नहीं बढ़ता, क्योंकि जिस वक्त इस रेगिस्तान में हवाओं की गति तेज होती है, हवाएं तेज बहती है, उस वक्त ये आगे बढ़ता है। हवाओं की जो रेगिस्तान में हवाओं की दिशा होती है वो होती है लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर। कब होती है, तो मार्च से जून के महीने में, मार्च से जून का जो महीना होता है उस वक्त रेगिस्तान में हवाओं की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये दिशाएं होती है, ये हवाएं तेज चलती हैं, और ये शुष्क हवाएं होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्र से आती है, मरुस्थलीय क्षेत्र से आती है। शुष्क हवाएं होती है, तेज चलती है तो अपने साथ में रेत के कणों को भी अपने साथ में उड़ा के लेके चलती है। जब ये हवाएं अपने साथ रेत के कणों को साथ में लेके चलती है तो उन्हें बोलते हैं आंधियां। क्या बोलते हैं, आंधियां बोलते हैं।
आंधियां बोलते हैं। राजस्थान में ये सर्वाधिक आंधियां जो चलती है वो श्री गंगानगर में चलती है, श्री गंगानगर जिले में चलती है। श्री गंगानगर में ये आंधियां चलती है, लगभग कितने दिन चलती है साल में? 27 दिन ये आंधियां श्री गंगानगर में चलती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां पे चलती है? श्री गंगानगर में। आंधियां क्या होती है? तो हवाओं के साथ रेत के कणों का मिल जाना, मिलने के कारण ये जो हवाएं जो तेज होती है इनमें रेत के कण शामिल होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? आंधियां कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में चलती है। लगभग कितने दिन चलती है? 27 दिन चलती है। आंधियां चलने का टाइम होता है अप्रैल मई का महीना, अप्रैल और मई का महीना। मार्च से जून तक ये आंधियां लगभग चलती रहती है। इसी दौरान क्या होता है कि ये जो रेत के जो कण है, ये रेत के जो टीले हैं, वो हवाओं के साथ एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या होने लगते हैं? स्थानांतरित होने लगते हैं, जिसे रेगिस्तान का क्या कहते हैं? मार्च कहते हैं। रेगिस्तान के मार्च के लिए, मरुस्थलीकरण के लिए जो प्रसिद्ध गांव है, प्रसिद्ध जगह है, वो जैसलमेर का नाचना गांव है। नाचना गांव, नाचना गांव ये कहां पे है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। यदि आपने ऊंट के बारे में पढ़ा है तो ऊंट की एक नस्ल होती है नाचना नस्ल। ये नाचना नस्ल कहां की है? तो नाचना गांव जैसलमेर की है। ये नाचना गांव किस लिए प्रसिद्ध है? रेगिस्तान के मार्च के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार की ये विशेषताएं किसकी है? रेगिस्तान के मार्च की। और अब हम आगे देखेंगे बालू का स्तूपों को। अब हम आगे किसको देखेंगे? बालू का स्तूपों को देखने वाले हैं। कल हमने बात की थी बालू का स्तूपों के बारे में कुछ। तो कल हमने दो बालू का स्तूपों के बारे में पढ़ा। एक हमने पढ़ा बरखान बालू का स्तूप और एक पढ़ा लानोट बालू का स्तूप। आज हम उसके आगे और बालू का स्तूपों के बारे में बात करेंगे। इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे एक बालू का स्तूप है जिसका नाम है रेखीय बालू का स्तूप। रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है रेखीय बालू का स्तूप? रेखीय बालू का स्तूप होते हैं हवाओं की दिशाओं के अनुरूप बनने वाले बालू का स्तूप। किस प्रकार से बनते हैं? तो आपको पता है राजस्थान में ये जो हवाएं चलती हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं, और इन्हीं दिशाओं में ये जो बालू का स्तूप बनते हैं किस प्रकार बनते हैं? हवाओं के साथ जब ये मिट्टियां साथ आती है, रेत के टीले साथ चलते हैं, तो ये क्या होते हैं? इस प्रकार से हवाओं की दिशाओं के लगभग समांतर कुछ रेत के टीले बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। इन्हें समांतर बालू का स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर बालू का स्तूप, बालू का स्तूप कहते हैं। समांतर बालू का स्तूप इन्हें ही कहते हैं। इनका एक और नाम है सीप बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप। इन्हें ही सीप बालू का स्तूप भी कहते हैं। इन्हें ही रेखीय बालू का स्तूप और समांतर बालू का स्तूप कहते हैं। इस प्रकार की ये विशेषताएं इन बालू का स्तूपों के बारे में है। ये जो बालू का स्तूप है ये पाए कहां पे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि ये परिभाषा इनकी क्या है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार की इनकी परिभाषा होती है। तो एक अच्छी तरह से हमने लिख लेते हैं। तो ये है कि रेगिस्तान में हवाओं की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप, समांतर बनने वाले बालू का स्तूप, हवाओं की दिशाओं के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? रेखीय बालू का स्तूप, समांतर बालू का स्तूप या सीप बालू का स्तूप कहलाते हैं। यदि इनसे पूछा जाए विस्तार के जिले, विस्तार के जिले, तो विस्तार के जिलों में हम बात करेंगे। एक जगह आती है रामगढ़, रामगढ़। ये रामगढ़ पाया जाता है जैसलमेर में। जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? रामगढ़ नाम है। तो ये रामगढ़ गांव जैसलमेर, जहां पे सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? रेखीय बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उसके बाद एक जगह है फलोदी। फलोदी जो वर्तमान में एक नया जिला बन चुका है, जिसका आज 7 अगस्त को क्या है? स्थापना दिवस है। आज हरियाली तीज है। आज फलोदी और जो नए जो जिले बने हैं उन सब का आज क्या है? स्थापना दिवस है। 7 अगस्त को आज इसका क्या है? स्थापना दिवस है। फलोदी जो पहले किस में आता था? जोधपुर में आता था। उसके बाद कौन सा जिला है? एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर, बाड़मेर। और एक जिला और बीकानेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर का रामगढ़ और फलोदी जिला, जहां क्या पाए जाते हैं? रेखीय बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेखीय बालू का स्तूप है ये शुष्क प्रदेश में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में हमने जो वर्गीकरण किया था, पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश का जो दो भागों में वर्गीकृत किया था, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। तो उस शुष्क प्रदेश जिनमें 4 जिले शामिल हैं, कौन कौन से हैं? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। और नया जिला कौन सा आ जाएगा? फलोदी। तो इस प्रकार से इनमें कौन, ये जो शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? रेख या बालू का स्तूप। यदि पर्टिकुलर पूछा जाए तो कौन सी जगह बताएंगे? रामगढ़ बताएंगे, जैसलमेर का रामगढ़, जहां क्या पाए जाते हैं? रेख या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये बातें थी किसके बारे में? रेख या बालू का स्तूप के बारे में। इसके बाद हम एक और बालू का स्तूप देखेंगे, जिसे कह सकते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो इसके बाद हम देखेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में। अब हम देखेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किस प्रकार से बनते हैं? तो ये बनते हैं हवाओं की दिशाओं के समकोण में। जैसे आपने देखा था रेखीय बालू का स्तूप जो हवाओं के समांतर बनते हैं, ये उसके विपरीत दिशा में बनते हैं। जैसे रेगिस्तान में हमने देखा हवाएं चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये जो बालू का स्तूप बनेंगे हवाओं के अवरोध में बनेंगे। कुछ इस प्रकार से ये हवाओं में बालू का स्तूप बनेंगे, रेत के टिल्ले बनेंगे। जो इस हवाओं के साथ जो मिट्टियां आई, जब लंबे समय तक ये हवाएं एक ही दिशा में चलती रहेंगी, तो ये जो जगह है इस प्रकार से बालू का स्तूप बनेंगे। यहाँ पे इन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ये पैरेलल चलते जाएंगे। तो इन्हें क्या कहते हैं? रेख अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये क्या बनते हैं? जब लंबे समय तक हवाएं एक ही दिशा में चलती है तो हवाओं के समकोण पर बनते हैं, इसलिए इन्हें कह सकते हैं समकोण बालू का स्तूप। समकोण बालू का स्तूप भी इन्हें कह सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं? समकोण बालू का स्तूप कह सकते हैं। ये जो बालू का स्तूप है हवाओं की दिशाओं के क्या बनते हैं? अनुप्रस्थ बनते हैं, समकोण बनते हैं। जब हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही होती है तो इन बालू का स्तूपों के जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। उत्तर से किस तरफ होता है? दक्षिण की तरफ होता है, हवाओं के विपरीत दिशा में या हवाओं के समकोण दिशा में। हवाओं के अनुप्रस्थ पर ये जो बालू का स्तूप बनते हैं वो बालू का स्तूप कौन से होते हैं? समकोण बालू का स्तूप होते हैं। तो इनकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे? जब रेगिस्तान में हवाएं लंबे समय तक एक ही दिशा में चलती रहे, क्या लिखेंगे? जब हवाओं की दिशा लंबे समय तक एक समान रहे, तब हवाओं की दिशाओं के समकोण, तब इनके समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ या समकोण बालू का स्तूप कहलाते हैं। पूछा जाए कि इनकी विस्तार के जिले कौन से हैं, तो इनके विस्तार के जिले वही होंगे जो हमने बरखान बालू का स्तूप में देखे थे। बरखान बालू का स्तूप में जिस प्रकार हमने इनके विस्तार के जिले देखेंगे, लगभग वही जिले इनके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के भी पाए जाएंगे। तो किस प्रकार के जिले होते हैं? तो एक हनुमानगढ़ में जगह है रावतसर। हनुमानगढ़ में जगह कौन सी है? रावतसर। एक और श्री गंगानगर जिले में, श्री गंगानगर जिले का सूरतगढ़ और श्री गंगानगर जिले का अनूपगढ़, जो वर्तमान में क्या बन चुका है? नया जिला बन चुका है, जिसका आज हरियाली तीज को 7 अगस्त को क्या है? स्थापना दिवस है। उसके बाद एक जगह अपने पहले भी पढ़ी थी, चूरू में जगह है भालेरी। कौन सी? भालेरी। चूरू का भालेरी, जहां भी क्या पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बीकानेर की जगह, बीकानेर में 2 जगह है, एक है देशनोक, जहां क्या है? करणी माता का मंदिर है। उसके बाद एक और जगह है लूणकरणसर, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट कहते हैं वो लूणकरणसर। बीकानेर का देशनोक, जहां करणी माता का मंदिर है। चूरू का भालेरी, गंगानगर का सूरतगढ़ और अनूपगढ़, हनुमानगढ़ का रावतसर। अनूपगढ़ नया जिला बन चुका है। तो इन जिलों में, इन जगहों पे क्या पाए? कौन से
बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ या समकोण बालू का स्तूप देखे जाते हैं। तो इस प्रकार की विशेषता किनकी है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की है। इसके बाद हम एक और बालू का स्तूप देखेंगे, छोटा सा बालू का स्तूप होगा जिसका नाम क्या होगा? नेवछा बालू का स्तूप। अब हम देखेंगे नेवछा बालू का स्तूप जो किस प्रकार बनते हैं, कहाँ वो पाए जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो अगला हमारा बालू का स्तूप होगा नेवछा बालू का स्तूप। नेवछा बालू का स्तूप, ये जो बालू का स्तूप है वनस्पति के सहारे बनते हैं, पेड़ों के सहारे बनते हैं, हवाओं की दिशा के अनुरूप बनते हैं, पेड़ों के सहारे, पेड़ों के एक तरफ बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो नेवछा बालू का स्तूप होते हैं। किस प्रकार बनते हैं? तो देखो, जब हवाएं रेगिस्तान में चलती हैं, हवाएं रेगिस्तान में जब चलती हैं तो इन हवाओं के अवरोध में यदि कोई पेड़ आ जाए, यदि कोई क्या आ जाए? पेड़ आ जाए, जैसे ये कोई एक वनस्पति है, ये कोई एक पेड़ है, तो इन हवाओं के साथ जो मिट्टी आई, जो रेत के टीले इसके साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, वो इस वनस्पति के या इस पेड़ के एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ये रेत एक तरफ क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक बालू का स्तूप बन जाएगा, रेत का टीला बन जाएगा। ये रेत का टीला है, इस पेड़ के अवरोध के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक तरफ बन जाएगा। तो वनस्पति के एक तरफ बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? नेवछा बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये बालू का स्तूप कैसा है? नेवछा बालू का स्तूप है। यदि पूछा जाए इसकी दिशा क्या है, तो इसकी दिशा होगी पवनोमुखी दिशा। पवनोमुखी, वनस्पति के पवनोमुखी दिशा की तरफ बनने वाले या एक तरफ बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? नेवछा बालू का स्तूप कहलाते हैं। यदि आप रेगिस्तान में कभी गए हो, मरुस्थल में कभी गए हो, तो आपने देखा होगा वनस्पति के सहारे इस प्रकार के बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं और ये कहां पाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वनस्पति के एक तरफ बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? नेवछा बालू का स्तूप कहलाते हैं। यदि इनका विस्तार पूछें तो देखो, रेगिस्तान में जहां जहां वनस्पति होगी वहां वहां ये बालू का स्तूप पाए जाएंगे। तो लगभग संपूर्ण मरुस्थल में इनका विस्तार है, संपूर्ण मरुस्थल में विस्तार है। संपूर्ण मरुस्थल में विस्तार किनका है? नेवछा बालू का स्तूप। जहां जहां वनस्पति होगी वहां वहां ये पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पाए जाते हैं नेवछा बालू का स्तूप। उसके बाद हम देखेंगे एक और बालू का स्तूप जो भी किनके सहारे बनते हैं? पेड़ों के सहारे ही बनते हैं। तो ये तो बनते हैं वनस्पति के एक तरफ, तो जो अगला जो बालू का स्तूप होगा वो वनस्पति के तीन तरफ बनने वाला बालू का स्तूप होगा, जिसका नाम हम लिख सकते हैं परवलय बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो अगला बालू का स्तूप हम पढ़ेंगे पैराबोलिक या परवलय बालू का स्तूप। बालू का स्तूप, परवलय इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ना तो ये पूरे गोल होते हैं, वलय का मतलब होता है बिल्कुल गोल, और ये जो बालू का स्तूप है ये बिल्कुल गोल नहीं होते, कुछ इस प्रकार से होते हैं या इस प्रकार से भी हो सकते हैं। ये जो बालू का स्तूप कुछ इस प्रकार से होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? परवलय या पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं, जो लगभग संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये बनते कैसे हैं? ये बनते इस प्रकार से हैं, जैसे ये हवाएं चल रही हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये बालू का स्तूप बनेंगे। कुछ इस प्रकार से ये बालू का स्तूप बनते हैं। यदि यहाँ पे यदि कोई वनस्पति है तो उसके आसपास ये बालू का स्तूप इस प्रकार से बनते हैं। जो इनका उत्तल जो भाग होता है वो पवन विमुखी भाग होता है, पवन विमुखी ढाल होती है। उत्तल ढाल इनकी कैसी होती है? उत्तल मतलब जो बाहर की ओर निकला हुआ जो भाग है वो कैसा होता है? पवन विमुखी होता है। और इनकी अवतल जो ढाल होती है वो पवनोमुखी होती है, पवनोमुखी होती है। पवनोमुखी ढाल कौन सी होती है? जो अवतल ढाल होती है वो पवनोमुखी ढाल होती है। उत्तल ढाल होती है वो कैसी होती है? पवन विमुखी ढाल होती है। हमने पढ़ा था बरखान बालू का स्तूप में, जिनमें उत्तल ढाल कैसी होती है? पवनमुखी ढाल होती है, और अवतल ढाल कैसी होती है? पवन विमुखी ढाल होती है। तो बरखान के विपरीत बनने वाले, बरखान के विपरीत आकृति के बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? पैराबोलिक या परवलय बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, देखो कुछ इस प्रकार से होती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे महिलाओं के बालों में लगाई जाने वाली जो
हेयर पिन होती है, बिल्कुल उसके साइज उसके आकार के बनते हैं, इसलिए इसका एक और नाम लिया जाता है हेयर पिन बालू का स्तूप। हेयर पिन बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। तो हेयर पिन बालू का स्तूप भी इन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? परवलय या पैराबोलिक बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? हेयर पिन बालू का स्तूप भी कहा जाता है। हेयर पिन बालू का स्तूप भी इन्हें कहा जाता है। इसके बाद हम वनस्पति के सहारे ही बनने वाले एक और बालू का स्तूप के बारे में बात करेंगे। इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं पहले। इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? वनस्पति के तीन तरफ बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, जिनकी उत्तल ढाल कैसी होती है? पवन विमुखी होती है। और जो अवतल ढाल होती है, वो अवतल ढाल कैसी होती है? पवनोमुखी होती है। पवन की दिशा में, हवाओं के आने की दिशा में कौन सी ढाल होती है? अवतल। हवाओं के जाने की दिशा में कौन सी ढाल होती है? उत्तल ढाल होती है। ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो जहां जहां वनस्पति होगी वहां वहां पाए जाएंगे। तो संपूर्ण मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। संपूर्ण मरुस्थल में इनका विस्तार पाया जाता है। तो संपूर्ण मरुस्थल में इनका विस्तार पाया जाता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप है, ये परवलय बालू का स्तूप है। हेयर पिन बालू का स्तूप भी इनको कहते हैं। वनस्पति के तीन तरफ बनने वाले बालू का स्तूप है। अब हम देखेंगे वनस्पति के सहारे बनने वाले और कौन से बालू का स्तूप होते हैं, उनके बारे में। एक और बालू का स्तूप जिन्हें कहते हैं श्रबकाफीज बालू का स्तूप। एक बालू का स्तूप कौन सा है? श्रब काफीज बालू का स्तूप। श्रब कहते हैं छोटी झाड़ियों को। वनस्पति जो छोटी झाड़ियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। कुछ इस प्रकार से उनको बोलते हैं, श्रब। ये जो श्रब किन्हें कहते हैं? झाड़ियों को श्रब कहते हैं। और इन्हीं छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूपों को ही क्या कहेंगे? श्रबकाफीज बालू का स्तूप कहेंगे। श्रबकाफीज बालू का स्तूप कहेंगे। श्रब कहते हैं छोटी झाड़ियों को। तो जो छोटी झाड़ियां होती है उनके चारों तरफ जो बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? श्रबकाफीज बालू का स्तूप कहलाते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे? झाड़ियों के किनारे, छोटी झाड़ियों के किनारे बनने वाले बालू का स्तूप। छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप। अब पूछें कि इनका विस्तार कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो छोटी झाड़ियां हैं, जो झाड़ियां रेगिस्तान के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जहां जहां ये झाड़ियां होंगी, जहां जहां ये छोटी वनस्पतियां होंगी, वहां वहां कौन से बालू का स्तूप पाए जाएंगे? श्रबकाफीज। यानी कहने का मतलब है वनस्पतियों के सहारे बनने वाले जितने भी बालू का स्तूप है वो सभी कहां पाए जाएंगे? तो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में, संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका क्या होता है? विस्तार होता है। संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में श्रबकाफीज बालू का स्तूपों का क्या होता है? विस्तार होता है। उसके बाद हम एक और बालू का स्तूपों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है तारा बालू का स्तूप, स्टार सैंड डून। अब हम बात करेंगे तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, जिन्हें हम कहते हैं स्टार सैंड डूम। यानी कि जिनकी आकृति कैसी होगी? नाम से पता चलता है तारे के समान होगी। मतलब कैसी होगी? लगभग क्या होगी? पंचकोणीय। इसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारा कुछ इसी प्रकार से हमारे जहन में आता है। यदि हम रियल में यदि तारे के बारे में चर्चा करें कि जो स्टार होते हैं उनकी आकृति क्या ऐसी होती है, तो ऐसी नहीं होती। ऐसी आकृति स्टार की नहीं होती। स्टार लगभग कैसे होते हैं? गोल होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं। इस प्रकार का तो साइज नहीं होता होगा, क्योंकि वो एक क्या है? ग्रह है। उनकी जो आकृति है वो ऐसी नहीं होगी। वो क्या है? ग्रहों के रूप हैं। वो एक खुद एक चमकीला जो ग्रह है वो क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। तो तारों की आकृति कुछ ऐसी तो नहीं होगी। जब चमकते हैं तब हमें ये दिखाई देते हैं इस प्रकार के। जब तारे टिमटिमाते हैं हमें उनकी आकृति कुछ ऐसी दिखाई देते हैं। हम यदि उसको यदि
तारे स्टार का यदि कहीं डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम इसी प्रकार का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हमारे जहन में एक स्टार के लिए यही पंचकोणीय आकृति बनी हुई है। तो कुछ इसी प्रकार से ये बालू का स्तूप बनते हैं। बनते कैसे हैं कि जब हवाओं की अनियमित दिशा होती है, कभी हवाएं किसी तरफ चलने लग जाती है, कभी किसी तरफ, कभी उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने लग जाती है, कभी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लग जाती है। तो इस प्रकार की जब हवाएं चलती है तो ये बालू का स्तूप बन जाते हैं। इन बालू का स्तूपों में क्या होती है, भुजाएं निकली होती है। रेत की जो जब रेत का आगे विस्तार होता है तो ये अलग अलग जगहों पर इकट्ठी हो जाती है, ऐसी बुझाएं सी दिखाई देने लग जाती है। उन्हें क्या कहते हैं, तारा बालू का स्तूप कहते हैं। जब हवाओं की दिशा अनियमित होती है, तो जैसे ये कभी कोई एक क्या था, बालू का स्तूप था, रेत का टीला था, हवाएं इस तरफ से जाने लगी तो इसको इधर से ले आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद हवाएं इस तरफ से जाने लगी तो इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया। हवाएं इस तरफ चली तो इसको यहां से और बढ़ा दिया। हवाएं उत्तर से दक्षिण चली तो इसको और थोड़ा नीचे इस पर बढ़ा दिया। तो इस प्रकार के इसकी अनियमित हवाओं की दिशाओं के कारण क्या होता है, इनकी अनियमित भुजाएं निकल जाती है, जिसे इन्हें क्या कहते हैं, तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तारा बालू का स्तूप कहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तो ये है तारा बालू का स्तूप। ये जो तारा बालू का स्तूप है, ये कहां कहां पाए जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो पहले इनकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब रेगिस्तान में अनियमित हवाओं की दिशा या हवाओं की दिशा जब अनियमित होती है, तो अनियमित हवाओं की दिशाओं के कारण अनियमित हवाओं की दिशाओं के कारण बनने वाले अनियमित आकृति के बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, तारा बालू का स्तूप या स्टार सैंड डूम कहलाते हैं। यदि पूछा जाए ये पाए कहां जाते हैं, इनकी ये जो बालू का स्तूप है रेगिस्तान में कहां कहां दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं, जगह का नाम है मोहनगढ़। ये जो मोहनगढ़ जो जगह है ये कहां पे है, तो जैसलमेर में है। यह जैसलमेर में जगह है। जगह कौन सी है, मोहनगढ़। तो मोहनगढ़ में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनका जो साइज है, आकार है, वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। उसके बाद एक जगह और है सूरतगढ़। आपको पता है सूरतगढ़ कहां पे है, तो कहां पे है, श्री गंगानगर में है। सूरतगढ़ कहां पे है, श्री गंगानगर। तो मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में क्या कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तारा बालू का स्तूप देखे जाते हैं। मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में कौन से बालू का स्तूप देखे जाते हैं, तो तारा बालू का स्तूप देखे जाते हैं। अब उसके बाद हम एक और बालू का स्तूप के बारे में चर्चा करेंगे। बालू का स्तूप का नाम है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या अवरोधी बालू का स्तूप। तो अब हम देखेंगे अवरोधी बालू का स्तूपों के बारे में। कैसे बनते हैं अवरोधी बालू का स्तूप, उनके बारे में देखेंगे। तो अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, ये जो अवरोधी बालू का स्तूप है, ये रेगिस्तान में किसी छोटी पहाड़ी के साथ बनने वाले हैं या किसी इमारत के पास बनने वाले बालू का स्तूप हैं। किसी दीवार के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अवरोधी। यानी कि जो किसी अवरोध के कारण हवाओं की दिशाओं में यदि कोई अवरोध आ जाए, तो उन हवाओं के साथ जो रेत आ रही है, वो रेत इनके एक तरफ इकट्ठा हो जाती है और वहां पे क्या बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं। यदि आप राजस्थान से हो, रेगिस्तान से हो, मरुस्थल से हो, या आप मरुस्थल में कभी गए हो, रेगिस्तान में आपने कभी भ्रमण किया है, तो आपने किसी दीवार के सहारे इस प्रकार से बालू का स्तूप बने हुए देखे होंगे। वो कौन से बालू का स्तूप होते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप होते हैं। तो कैसे बनते हैं ये, तो जैसे हवाएं चल रही है, लगभग राजस्थान में हवा कौन सी दिशा में चलती है ज्यादातर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चलती है। जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चल रही है, यदि इनके पास में यहाँ पे यदि कोई इमारत है या कोई दीवार है, ये जैसे कोई इमारत है, दीवार है, या यहाँ पे कोई पर्वत आ जाए, छोटी पहाड़ी आ जाए, तो जब इनके साथ रेत आ रही है, वो रेत इनकी एक तरफ इकट्ठा हो जाती है, इस तरफ हवाओं की दिशा के जिस तरफ से हवा आ रही है उसी दिशा में क्या बन जाए,
ये रेत के इस दीवार के साथ रेत इकट्ठा हो जाएगी, टीले रेत का टीला यहाँ पे बन जाएगा, बालू का स्तूप बन जाएगा। इसी बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अवरोधी बालू का स्तूप इसे ही कहते हैं। तो ये कौन सा बालू का स्तूप है? अवरोधी बालू का स्तूप है। तो क्या इसकी परिभाषा होगी? हम उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा होगी, जब हवाओं की दिशा में या हवाओं के प्रवाह की दिशा में यदि कोई अवरोध आ जाए, अवरोध या अवरोध के मतलब क्या होता है? कोई दीवार आ गई, कोई इमारत आ गई, या कोई छोटी पहाड़ी आ गई, तो इस प्रकार की यदि कोई जगह इसके अवरोध आ गया, तो अवरोध आ जाए तो उस अवरोध के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप कहलाएंगे। ये जो अवरोधी बालू का स्तूप है, कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि जब हवाओं की दिशाओं में यदि कोई अवरोध आ जाए, अवरोध किस रूप में आएगा? तो दीवार आ जाएगी, या कोई इमारत बनी होगी, या कोई पहाड़ी होगी, तो उसके पास बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। यदि पूछा जाए ये रेगिस्तान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखो ये दीवार और इमारत ये किसी पर्टिकुलर जगह पर तो पाई नहीं जाएगी। जहां जहां लोग रहते हैं अपने रहने के लिए इमारत बनाएंगे, दीवारें बनाएंगे, पहाड़ियां भी कई जगह पर होंगी। तो यह जो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या कौन से बालू का स्तूप पाए जाएंगे? अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाएंगे। अवरोधी बालू का स्तूपों का जब विस्तार होगा, वो विस्तार कहाँ होगा? संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश। तो संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में ये बालू का स्तूप पाए जाएंगे। तो आज हमने चर्चा की बालू का स्तूपों के बारे में। कौन कौन से बालू का स्तूप होते हैं, किस प्रकार उनका निर्माण होता है, क्या उनके नाम होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, तो आज की क्लास में हमने देखा। तो आप सभी को एक बार फिर से हरियाली तीज की शुभकामनाएं। जिलों के जो पुनर्गठन हुए हैं, उन जिलों का स्थापना दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसी लगी ये आज की क्लास आपको? हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि आपने इस पिछली क्लासें नहीं देखी है, तो आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप हमारी इस प्लेलिस्ट में आप वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।